हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लॉज ऑफ मोशन का जो सी पार्ट है उसका लीनियर मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को हमने स्टडी कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है न्यूटन सेकंड लॉ, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है ये जानने से पहले हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट बेसिकली न्यूटन ने किया था जिससे उनको पता लगा था कि मेरी जो फोर्स अगर किसी बॉडी पे अप्लाई करती है तो वो किन किन फैक्टर्स पे और कैसे कैसे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम उन्हीं एक्सपेरिमेंट को आराम से पहले समझ लेते हैं। ठीक है, सो देखिए सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर उन्होंने क्या किया। उन्होंने ये किया कि मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पर दो ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और इस कंडीशन के अंदर मान लेते हैं कि इसका मास m है और इसका भी मास मान लेते हैं हमारा m है। अब ऐसे कंडीशन के अंदर उन्होंने ये देखा कि अगर मान लीजिए मैं इसको एक्सेलरेट करवाना चाहता हूं फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और अगर मैं इसको एक्सेलरेट करना चाहता हूं विद 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से, तो उनको ये पता लगा कि मेरे को अगर मान लीजिए एफ फोर्स लगती है इसको अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अगर एक्सेलरेशन देना है, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे इनको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन देनी होगी तो मुझे डबल द फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मतलब उनके अकॉर्डिंगली ये मानना था कि हमारा अगर मास कांस्टेंट है, अगर मास क्या है, कांस्टेंट है, तो जो मेरी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होती है। मतलब आप एक बॉडी पे जितनी फोर्स लगाओगे उसकी एक्सेलरेशन उतनी ही बढ़ती जाएगी अगर आपके पास जो मास है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसी वजह से जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना, देखिए ग्राफ कैसे बनाना, ग्राफ बनाना बहुत इजी होता है। सबसे पहली बात, यहां पे आपके पास फोर्स आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस कंडीशन के अंदर क्योंकि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगी लाइक दिस इंक्लाइन टू A एक्सिस। अब ये क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपका मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इज दैट ओके? तो चलिए अब आपको मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ लेके चलता हूं। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया कि मान लेते मेरे पास फिर से एक ब्लॉक है जिसका मास है m और एक ब्लॉक है जिसका मास है मेरे पास 2m। ठीक है, अब उन्होंने इस पे फोर्स लगानी है सच दैट कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, और वो अब इसके ऊपर भी फोर्स लगाएंगे सच दैट कि अभी भी इसकी एक्सेलरेशन क्या हो, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। ठीक है, सो अब आप ध्यान से यहां पे देख सकते हो कि इन दोनों कंडीशन में मेरा मास डिफरेंट है बट मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। तब उन्होंने कहा कि अगर मेरा यहां पर इस मास पे सपोज मैं एफ फोर्स लगा रहा हूं इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो मुझे इस बॉडी पर 2F फोर्स लगानी पड़ती है, मतलब उससे डबल फोर्स लगानी पड़ती है इन ऑर्डर टू मूव दैट बॉडी विद द सेम एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब यहां पे ये होता है कि अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, उस केस में मेरा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास होता है। इज दैट ओके? सो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं फोर्स और मास के बीच में तो कैसे बनेगा। सो देखिए यहां पे मेरे पास क्या है, यहां पे मेरे पास फोर्स आ गया, ठीक है, और ये क्या है नीचे, यहां पे मेरे पास मास आ गया। अब मैंने क्या बोला कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, अगर एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, तो इसलिए इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा इंक्लाइन टू m एक्सिस। क्लियर हो गया? और कंडीशन क्या है कि आपका मास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इज दैट ओके? तो अब उन्होंने क्या किया, इन दोनों एक्सप्रेशंस को, कौन से दो एक्सप्रेशन, पहले आपको वो दिखाता हूं। तो उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है अगर मास कांस्टेंट है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास एंड एक्सेलरेशन के। ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका फोर्स। तो जब यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हटी तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ दैट इज k, और यहां पे आया मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सपेरिमेंटली अगर मैं मास यहां पे 1 kg लेता हूं और इसको एक्सेलरेट करवाता हूं विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो मेरा फोर्स उस पे अप्लाई हुआ था उसकी वैल्यू 1 आती है। इससे पता लगा कि मेरी जो k की वैल्यू है वो क्या होगी, 1 होगी। सो जब हम यहां पे k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास फोर्स बना F इज इक्वल टू m इंटू ए।
इज दैट ओके? तो ये एक छोटा से एक्सपेरिमेंट आपको मैंने डिफाइन किया है, आपको समझाया है कि एक्चुअली क्या क्या सोचकर, क्या क्या देखकर जो न्यूटन थे उन्होंने ये जो फॉर्मूला था इसको जनरेट किया था। इज दैट ओके? तो चलिए अब मैं आपको जो लास्ट लेक्चर में कराया था थोड़ा सा उसके बारे में एक बार याद करवा दूं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, राइट? सो देखिए हमने किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसमें मैंने कहा था कि आप मोमेंटम की इसमें वैल्यू डाल दीजिए, तो आप कहेंगे मास इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है? और फिर मैंने आपको कहा था कि इसमें दो कंडीशन होती हैं, या तो मास आपका वेरिएबल होगा या तो आपका कांस्टेंट होगा। तो अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है तो उस केस में मास मेरा वेरिएबल होता है। लेकिन अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट होती है तो उसका मास हो जाता है कांस्टेंट। और हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर जो देखते हैं वो ये वाली चीज को देखते हैं जिसमें मेरे बॉडी की वेलोसिटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते थे, मास को बाहर निकाला था, यहाँ पे आया था डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा मतलब चेंज होता है, तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, एंड चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को कहा जाता है आपका एक्सेलरेशन। सो आप देख सकते हो कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर है, m इंटू ए के। और अभी जस्ट मैंने पहले क्या बताया था कि m इंटू ए किसके बराबर होता है, फोर्स के। तो इसके बाद ही आपका न्यूटन सेकंड लॉ डिफाइन हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कहा जाता है कि फोर्स इज डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब क्या कि अगर किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई है, और अगर फोर्स अप्लाई हुई है तो उसकी एक्सेलरेशन अगर मुझे पता है तो मैं F इजिकल टू m इंटू ए करके उस फोर्स को कैलकुलेट कर सकता हूं। इज दैट ओके जी? तो इस तरीके से आपका न्यूटन्स का सेकेंड लॉ डिफाइन हुआ था। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूटन्स का लॉ जो हम कहते हैं F इज इक्वल टू एम ए एक्चुअली में क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इज इट ओके? बट हाँ, अगर मैं उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहता हूं तो आप F इज इक्वल टू एम इंटू ए से डायरेक्टली उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो अब हम ये देखते हैं कि सपोज कर लो कि अगर आपका F कांस्टेंट है तो उस केस में मेरा मास एक्सेलरेशन पे कैसे डिपेंड करता है। सो देखिए यहां पर अगर आप देखो तो आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m। तो आप देख सकते हो कि अगर मेरी फोर्स कांस्टेंट है तो a मेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं, सपोज कर लो कि एक बॉडी का मास है 5 kg और एक बॉडी का मास है मेरे पास, मान लेते हैं यहाँ पे 10 kg है, ठीक है? मैं यहाँ पे 5 न्यूटन प्रोड्यूस करना चाहता हूं और मैं यहाँ पर भी 5 न्यूटन ही प्रोड्यूस करना चाहता हूं। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूले को ध्यान से देखते हो, मैं F को 5 डाल दूंगा, M को भी 5 डाल दूंगा, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी मेरे पास 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो वही मेरी एक्सेलरेशन आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इससे मैंने क्या सीखा, इससे मैंने ये सीखा कि अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा हूं टू डिफरेंट बॉडीज पर जिसका मास बेसिकली डिफरेंट है तो उनका एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होता है। तो जिसका मास कम है उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होती है और जिसका मास ज्यादा ऑटोमेटिकली उसकी एक्सेलरेशन कम होती है। सो इसलिए जब मैं ग्राफ बनाता हूं ना, किसके बीच में, एक्सेलरेशन और मास के बीच में, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है, इसलिए आपका जो ग्राफ है वो आपका इस तरह से कर्व्ड बनेगा लाइक दिस, ठीक है? तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन और मास के बीच में। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम जल्दी से इसके SI एंड CGS यूनिट को देख लेते हैं। तो हमने अभी स्टडी किया कि मेरे पास जो F है वो m इंटू ए के बराबर होता है। इन SI सिस्टम मेरा मास जो है वो kg में होता है और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। तो मेरे पास जो F है वो मेरे पास आ जाता है इन SI सिस्टम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? सो ये जो kg पर मीटर स्क्वायर है इसी को हम कहते हैं न्यूटन, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, ठीक है? अगर मैं CGS की बात करता हूं तो CGS ये क्या है मेरा, ये मेरा SI है, ये क्या है मेरा CGS है। तो CGS के अंदर जो फोर्स है वो आती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इज दैट ओके? क्योंकि किलोग्राम अगर SI के अंदर है तो ग्राम हो जाता है CGS के अंदर, अगर मीटर है SI में तो सेंटीमीटर हो जाता है CGS के अंदर। अब और हाँ, ये जो चीज है ना इसी को बोलते हैं डाइन।
इसको हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। अब मुझे देखना है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, ठीक है, अब मैं ये चेक करना चाहता हूं। सो देखिए 1 न्यूटन क्या है, वो है आपका 1 kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो 1 kg में होते हैं आपके 1000 ग्राम्स, और 1 मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर। नीचे सेकंड स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि सेकंड जो एसआई और सीजीएस में सेम ही होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बन गया 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को डाइन कहते हैं, इसलिए आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो ये है रिलेशन आपका सीजीएस एंड एसआई यूनिट के बीच में। इज दैट ओके जी? अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, असलियत में वही एक रियल लॉ है। रियल लॉ का बेसिकली मतलब क्या होता है, देखिए हमारे पास न्यूटन के 3 लॉज हैं। पहला लॉ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दूसरा लॉ जो आज मैंने आपको बताया है, और तीसरा है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो मैं आगे जाके आपको पढ़ाने वाला हूं। एक्चुअली में हम चाहें तो पहला लो और तीसरा जो लो है वो इसी लो से हम डिराइव कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने आपको सिर्फ पहला लो ही बताया है, इसलिए मैं आज इस फॉर्मूले से पहला लो ही फाइंड करने वाला हूं। तो देखिए कैसे करेंगे। हम कहते हैं कि फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है, राइट, एंड इसमें मास क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। सो एक बात प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पे, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, मतलब अगर आपका एफ की वैल्यू 0 है, तो आपकी एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 आ जाती है। अब यहां पर एक्सेलरेशन 0 आने का मतलब क्या है, इसमें एक्चुअली दो मतलब होते हैं। एक्सेलरेशन 0 तभी आती है या तो बॉडी क्या हो आपकी रेस्ट पे, या तो वो मूव कर रही हो विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, मूव कर रही हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और देखिए यही मेरा न्यूटन का पहला लॉ था। मतलब अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता हूं, तो अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहती है, और अगर वो मूव कर रही है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ना इसके साथ कुछ रिलेटेड ना इलस्ट्रेशंस है जो भी हमें समझना पड़ेगा, बिकॉज पेपर के अंदर वो इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं। जैसे कि पहली इलस्ट्रेशन, और देखो इसमें 2-3 ही है, तो मैं एक मैं समझा दूंगा, बाकी जो 2 हैं वो आप आराम से समझ जाएंगे मेरे नोट्स के थ्रू, ठीक है। तो नोट्स के अंदर वो दिया हुआ है, आराम से आप उसको रीड आउट करना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहली इलस्ट्रेशन ये कहता है कि जब मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक बॉल है, जब मेरे पास बॉल आती है, तो जब आप उसको कैच करते हो तो आप थोड़ा हाथ ना पीछे की तरफ लेके जाते हो, ये नहीं कि एकदम से आगे ऐसे पकड़ लिया, ऐसा नहीं करते आप लोग, ठीक है। और अगर ऐसा आप करते हो तो ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगने की वजह से आपके हाथ में पेन होती है। तो देखिए न्यूटन के सेकंड लॉ से हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, बात समझने की प्लीज कोशिश करना यहाँ पर, ठीक है। सो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि मेरे पास मान लेते हैं कि जो बॉल है ना, बॉल वो इनिशियल यू वेलोसिटी से आ रहा था, ठीक है, और जैसे वो किसी ने उसको पकड़ा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम की बात करो, इनिशियल मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, देखिए इसका मास क्या है, m है, तो ये आ जाएगा मेरा m इंटू यू। और अगर मैं इसके फाइनल मोमेंटम की बात करूं, मोमेंटम की बात करूं, तो उस केस में आपका ये आंसर आएगा 0। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं, चेंज इन मोमेंटम की बात करूं, तो वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल है आपके पास 0, इनिशियल है माइनस एम इंटू यू, तो आंसर आ गया माइनस एम इंटू यू। और माइनस यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि जो चेंज है वो एक्चुअली में एक्ट कर रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। देखिए इसका साफ साफ मतलब ये है कि ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसी वजह से तो बॉडी जो है रुक गई ना आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो अब मैं न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू ले लेता हूं, दैट इज m इंटू यू, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं मैं, ठीक है, दैट इज m इंटू यू। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वो क्या होता है, ये देखो ये आपका चेंज इन मोमेंटम है ना। तो इनिशियल टाइम मान लेते हैं जब मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी तब 0 थी, एंड t टाइम के बाद वो उसको कैच कर लेता है। सो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम होता है आपका, तो चेंज इन मोमेंटम आपका m इंटू यू है, और चेंज इन टाइम जो है वो आपका t है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दो केसेस बना रहा हूँ। पहला केस वो है, पहला केस क्या है, T1 वो टाइम है जिस टाइम के अंदर वो उसको एकदम से ग्रैब कर लेता है, ठीक है, तो उस पर फोर्स लगेगी आपकी F1। एक है कि जब उसने उसको ग्रैब किया ना तो पीछे की तरफ लेके गया, तो मतलब ज्यादा टाइम उसने लगाया उसको कैच करने के लिए। सो बेसिकली दूसरा हो जाएगा F2 इज इक्वल टू एम यू अपॉन यहां पे क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप प्लीज यहां पे ध्यान से समझना, मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, दोनों एक्सप्रेशंस को। तो F1 अपॉन F2 आपका आ जाएगा T2 बाई T1, जो कि साफ साफ बता रहा है यहां पर कि अगर T2 बड़ा है T1 से, T2 बड़ा मतलब कि ज्यादा टाइम ले रहा है उसको रोकने के लिए, तो आपका F2 लेस देन होगा F1, मतलब जितनी फोर्स लगेगी उसको रोकने के लिए वो थोड़ी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू अगर आप उसको एकदम से ग्रैब कर लेते हो,
ठीक है, तो यहां हम आराम से देख सकते हैं कि अगर आप उसको कम टाइम पे पकड़ते हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, और कम टाइम में अगर आपको ज्यादा फोर्स लगा के उसको रोकना पड़ेगा तो आप ही के हाथों में दर्द होगा। क्लियर? अगर आप ज्यादा टाइम लेते हो तो कम फोर्स लगाकर भी आप उस बॉल को आसानी से रोक सकते हो। इज दैट ओके? सो ऐसी सी इलस्ट्रेशन एक दो और है, तो आप आराम से उसको मेरे नोट्स में रीड करना, बहुत ईजी है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इज दैट ओके? ठीक है। तो आज हमने स्टडी किया न्यूटन्स का सेकंड लॉ। आई होप आपको ये लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वो एक्सपेरिमेंट भी समझ में आ गए होंगे कि जिनके थ्रू उनको एनालाइज हुआ कि ओके, ये मेरा न्यूटन का सेकंड लॉ बन सकता है। इसके अलावा हमने ये स्टडी किया कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ही एक रियल लॉ है। हम चाहें तो उसकी हेल्प से न्यूटन का पहला लॉ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और इसके जो नोट्स है वो डाउनलोड कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।